अब अपन देखते हैं सहकारिता एवं उपभोक्ता का सशक्तिकरण। देखिए, सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, सहकारिता का अर्थ क्या होता है। जैसे अपन कई लोग मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर काम करते हैं तो एक वहां पर एक टैग लाइन चलती है कि मान लो एक 10 लोगों का समूह है, तो उसमें से हर एक सदस्य उन बाकी वालों के लिए काम करेगा और बाकी वाले उस एक के लिए काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ एक सब के लिए और सारे के सारे एक के लिए, यानी इस तरह से आपस में जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सामूहिकता। अब सामूहिकता एक शब्द आ गया, उसके बाद में देखते हैं इस सामूहिकता की मदद से अपन उपभोक्ता यानी जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, काम में लेता है या उसको खर्च करता है, उसका सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं। अब सशक्तिकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पावरमेंट। अपन सामान्य भाषा में सोचते हैं कि किसी की शक्ति या कोई भी पावर कैसे बढ़ सकती है। सामान्य शब्द काम में आता है महिला सशक्तिकरण। तो एक आम आदमी ये सोचता है कि उसके पास में रुपए पैसे आ गए, नौकरी आ गई, कोई पद मिल गया जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सशक्तिकरण का अर्थ ये होता है कि वो निर्णय लेने में किस तरह से कितना स्वतंत्र है। यानी कोई महिला है तो कोई निर्णय लेती है, उसमें उसकी खुद की कितनी भागीदारी है, उसकी स्वतंत्रता कितनी है। ठीक उसी तरह से उपभोक्ता के भी निर्णय लेने की जो शक्ति है, यानी अच्छा बुरा क्या है ये सब, उसके खिलाफ, बुरे के खिलाफ लड़ने की या अच्छी चीज हासिल करने की जो शक्ति है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता का सशक्तिकरण। अब जो सहकारी समितियां बनती है, उस सहकारी समितियों को बनने का एक विशिष्ट कानून होता है। अपन चारों तरफ सहकारी समितियां देखते हैं कि फलानी समिति कृषि के लिए काम करती है, दूध की सहकारी समिति, उपभोक्ताओं की तेल साबुन वगैरह, ये गृह निर्माण अपन देखते हैं जैसे राजस्थान में राजस्थान सहकारी आवासन मंडल चलता है। साख यानी क्रेडिट और बचत, यानी रुपये का लेन देन, रुपये जमा करा और ऋण देने का वगैरह काम करते हैं। आजकल इन साख एवं बचत समितियों में घोटाले होते हैं, बड़ी बड़े घोटालों के साथ में अखबार में रोज छाई रहती है। क्रय विक्रय यानी मिलकर कोई उत्पाद है उसको बेचना और वापस जरूरत की चीजें सामूहिक रूप से खरीदना, ये इस प्रकार की सहकारी समिति होती है। अब सहकारी समिति कैसे बनती है। कम से कम 15 लोग मिलकर, कम से कम 15 लोग मिलकर और सहकारी विभाग गए, वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, यानी एक 15 लोगों की कमेटी। अब उस कमेटी बन गई, उसका नियमित रूप से उसका लेखा जोखा होता है, लाभ हानि कितनी है, पूरी की पूरी ऑडिट होती है, यानी एक संस्था के रूप में वो सहकारी संस्था चलती है। अब उस सहकारी संस्था के मूल तत्व क्या होंगे। सबसे पहला तत्व है कि जो कोई भी सदस्य होगा या नहीं होगा उस सदस्य के ऊपर निर्भर है। यानी सदस्य को स्वतंत्रता है कि वो सदस्य रहे, मर्जी है तो छोड़ दे। यानी सदस्यता है वो एकदम बिल्कुल ढीली होती है, कोई मजबूरी नहीं होती कि उसमें सहकारी संस्था के अंदर रहे ही रहे। दूसरा देखते हैं संचालन एवं प्रबंधन, यानी सहकारी संस्था कैसे चलेगी ये सब सहकारी संस्था के सदस्य ही तय करते हैं, यानी बाहर से कोई सरकारी नियम नहीं थोपे जा सकते। अब अगर कोई सदस्य मिलकर और कमेटी बनाता जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, तो उन्होंने सदस्यों ने ही बनाए, तो वास्तव में वो सदस्य ही है, अध्यक्ष है तो भी बाकी सदस्यों की सहमति से होता है। और सभी के सभी सदस्यों को है बराबर अधिकार होते हैं, चाहे अध्यक्ष हो या बाकी सदस्य हो, सब के सब सदस्यों के अधिकार है वो समान होते हैं। फिर इसका एक उद्देश्य देखा जाता है कि सहकारी होने से, मान लो अपन खेती कर रहे हैं, खेत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए, एक छोटा किसान है वो औजार नहीं ला सकता, दवाइयां नहीं ला सकता, कीटनाशक नहीं ला सकता, सब मिलकर और इस तरह से औजार लाते हैं, तो उसमें आर्थिक फायदा हुआ। इसके साथ में सहकारिता से सामाजिक ताना बना, यानी जो आपस में सहकारिता के कारण सहकारिता के कारण जो आपस में सहसंबंध है वो मजबूत हुए, यानी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक ताना बाना भी सहकारिता से मजबूत होता है। अब अपन देखते हैं कि उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए क्या चीजें हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण कैसे हो सकता है। यानी अपन जाते हैं, अपन कोई चीज खरीदते हैं, घटिया चीज मिल गई,
बिल नहीं मिला, पैसे ज्यादा ले लिए, या कुछ मानक तय होते हैं, यानी कोई चीज है, मशीन है, उसके मानक तय होते हैं, उस मानक के हिसाब से चीज नहीं मिली, इसका मतलब हुआ कि हमारा शोषण हुआ। अब उस शोषण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिल लेना चाहिए। बिल के ऊपर जो भी चीज है उसका पूरा बैच नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, बिल नंबर होना चाहिए, साइन होने चाहिए। ये सारी चीजें जितने भी अपन एक रिकॉर्ड में रख सकते हैं वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। और हमें निरीक्षण करना चाहिए कि कोई चीज की गिनती है, कि मात्रा है, कि कितना है, ये सब नाप तोल के और हमें चीज लेनी चाहिए। अब इन शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं के पक्ष में एक भारत का उपभोक्ता संरक्षण कानून आया था। ये कानून आया था सन 1986 में। 1986 का मतलब 1986। अब ये आंकड़े याद करने के लिए ये न्यूमोनिक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू मेमोराइज, यानी किस तरह से याद करें। उसमें आंकड़ों को अपन है वो इंग्लिश अल्फाबेट में बदलकर और एक चित्रात्मक शब्द लाते हैं, तो उसको देखने पे ये शब्द बनता है 86, जिसमें एफ और जी आता है, यानी फौजी। अब यूं सोच लीजिए एक फौजी है, वो उपभोक्ता के लिए, फौजी कड़क होते हैं, वो कोई भी अगर उसको गलत चीज मिल गई तो वो जाके बदलने के लिए झगड़ा कर रहा है। अब अपन देखते हैं इसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत हमारी उपभोक्ताओं की अदालतें या उपभोक्ता न्यायालय बनाए गए। अब न्यायालय कहाँ कहाँ होते हैं? जिला स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं राज्य की राजधानी में, और केंद्र के मतलब पूरी भारत की राजधानी यानी दिल्ली स्तर पे। ये 3 तरह के न्यायालय होते हैं, और तीनों तरह के न्यायालयों की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग है। यानी आपके पास में कोई चीज है केवल 20 लाख रुपए तक की है, यानी 20 लाख तक की है, तब तक तो आप जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। देखिए, वाद दायर करने के लिए आपको किसी तरह के वकील की कोई जरूरत नहीं, आप स्वयं 4 से 5 कॉपी लेकर मेल से भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, या खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सारे रिकॉर्ड के साथ में वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्त ये होती है कि कम से कम आपको 2 वर्ष के भीतर, यानी जो भी आपने लेन देन किया, कोई चीज खरीदी है, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर ये कार्य आपको करना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि 20 लाख तक की चीज है तो जिला अदालत में गई, 20 लाख से लेकर 100 लाख यानी करोड़ रुपए तक की कोई चीज है तो आप जयपुर तक गए, और करोड़ से ऊपर की चीज है तो दिल्ली गए, यानी केंद्र स्तर तक। इस तरह से इसके अलग अलग है वो मानक तय किए गए कि 20 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर तक की चीज। अब सरकार ने भी कुछ ऐसे मानक तय किए गए, कुछ ऐसे ठप्पे या प्रतीक लगाए कि उपभोक्ता का शोषण नहीं हो और उपभोक्ता को गलत चीज या सेवा नहीं मिले। इसके लिए एक भारत के अंदर बड़े से बड़ी संस्था है जिसका नाम है भारतीय मानक ब्यूरो, यानी जिसको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं। अब इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये एक प्रतीक चिन्ह है, यानी ये त्रिकोण बना हुआ है, ये त्रिकोण चारों तरफ से नीले रंग का है और बीच में एक लाल रंग की बड़ी बिंदी है जिसके नीचे लिखा हुआ मानक पथ प्रदर्शक, यानी मानक होते हैं कोई चीज कितनी चलेगी, मानक है उसकी बनावट कैसी है, उसमें कौन किस तरह का लोहा प्रयुक्त होगा, ये सब कुछ मानक होते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पुराना नाम है ISI, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये वास्तव में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है वो 1955 में बना था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं ISI वाला ठप्पा, ये 1955 से चल रहा है, और इसका उद्देश्य होता है जो उद्योग यानी इंडस्ट्री, औद्योगिक उत्पाद है उनके लिए ये मुख्य रूप से होता है। उद्योग वाले भी कितनी चीजों के लिए, इसके लिए चीजों की संख्या फिक्स की हुई है 90। अब 90 के अलावा भी चीजें हैं तो उनके लिए क्या करता है, एडवाइजरी यानी सलाह जारी करता है कि इस तरह की चीजें हैं। बाकी 90 ऐसी चीजें औद्योगिक उत्पाद है जिनके ऊपर ISI का या BIS ये भारतीय मानक ब्यूरो का ठप्पा जरूर होता है। ये तो बात हुई औद्योगिक उत्पाद के लिए। अब दूसरी बात करते हैं खेतीबाड़ी वाले के लिए। खेतीबाड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाला मार्का उसको शॉर्ट में लिख दिया एग मार्क।
ये शुरुआत होती है 1937 से। यानी कृषि में जो भी उत्पाद है, चाहे दाल है, फल फ्रूट सब्जी वगैरह वगैरह, अपन कृषि के उत्पाद जानते हैं, उनके मानक अगर सही है तो उसके ऊपर ठप्पा होगा जिसका नाम होगा एग मार्क। ये 1937 से चल रहा है। अब वर्तमान में 1987 के अंदर इसके अंदर कुछ बदलाव करके और लाया गया। उसी तरह से खाने पीने की चीजें, जैसे जिसमें फल फ्रूट के लिए एक पुरानी संस्था चलती है जिसका नाम है FPO। इसका फुल फॉर्म है फ्रूट का प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर, यानी ऑर्डर एक तरह से कह दिया कि उसका किस तरह से स्टैंडर्ड है। तो इसको इस तरह से गोले में FPO लिख के और नीचे इस तरह से रिबन रिबन जैसे ये दो चीजें लटक रही है। ये FPO भी मुख्य रूप से ये खाने पीने यानी फ्रूट फल फ्रूट के लिए, ये सन 2006 से हमारे उत्पादों के ऊपर ठप्पा लगता है। इसी तरह से आप एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं फूड लाइसेंस। अब फूड लाइसेंस का जो टेक्निकल शब्द है उसको FSSAI यानी फसाई। अब इस फसाई का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये फसाई भी 2006 से खाने पीने की चीजों के लिए यानी फूड लाइसेंस का कार्य करता है। इस तरह से आपने देखा कि सहकारिता के माध्यम से काफी चीजें सरल हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, उपभोक्ताओं को बहुत सारे फायदे मिलते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करके और बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सामूहिकता हो मंजूर तो आसमान भी नहीं दूर।